Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Prodex अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 30 सैलरी की है क्लास नंबर 11। तो आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में। बट इससे पहले हम एचआरए को पढ़ें, पहले मैं आपको बता दूं हमने लास्ट कुछ क्लासेस में सैलरी के कुछ बेसिक कंपोनेंट पढ़े थे, रिटायरमेंट के बारे में पढ़ा था। तो मेक श्योर कि आपने पिछली हमारी सारी वीडियो देखी हो जिसके अंदर हमने ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, एनुटी, पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, इवन रिट्रेंचमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, सब कुछ हम ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज से हमारा शुरू होगा अलाउंसेस वाला पार्ट, और अलाउंसेस में भी सबसे पहला पार्ट जो हम करेंगे दैट इज हाउस रेंट अलाउंसेस। बोलो क्लियर है? तो एक बार ना मैं आपको ये कड़ी समझाता हूँ है क्या। देखिए अलाउंसेस की अगर हम बात करें अपने पास, तो अलाउंसेस का मतलब क्या होता है। देखिए जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ कैश बेनिफिट देता है तो उस कैश बेनिफिट को हम क्या नाम देते हैं? अलाउंसेस का नाम देते हैं। और यही अगर वो बेनिफिट कैश के फॉर्म में ना हो, कोई सुविधा की फॉर्म में हो, कोई फैसिलिटी की फॉर्म में हो, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? हम उसको परक्विजिट का नाम देते हैं। बोलो बात समझ आई? तो अलाउंसेस और परक्विजिट में कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अब क्या होता है कि जो अलाउंसेस होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अलाउंसेस कैश के फॉर्म में होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, मतलब जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। वो क्या कि कुछ पार्ट हम आपका टोटली एग्जम्प्ट कर देंगे अलाउंसेस का, कि अगर आपको ये पर्टिकुलर अलाउंस मिलते हैं और आप इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो तो हम पूरा एग्जम्प्ट कर देंगे। कुछ कैटेगरी ऐसी जहां पर हमने कहा हुआ है कि जो आपको अलाउंसेस मिले दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, पूरी तरीके से टैक्सेबल है। टैक्सेबल का मतलब ये है कि वो आपकी सैलरी में इंक्लूड होकर आपका टैक्स निकाला जाएगा। और कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम पार्टली एग्जम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में डालते हैं। मतलब कुछ पार्ट आपका टैक्सेबल होगा, कुछ पार्ट आपका एग्जम्प्ट होगा। तो आप यहाँ पर टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ रिजिम। तो पहला पार्ट क्या आपका? फुल्ली टैक्सेबल, मतलब आप कोई भी टैक्स रिजिम फॉलो करो, चाहे वो आप ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करो या न्यू टैक्स रिजिम, मतलब जो आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सेक्शन 115 BAC है आप वो वाला फॉलो करो, या पुराने वाले जो 3 स्लैब्स हैं उनमें से कोई भी आप फॉलो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों ही केस में बिल्कुल बराबर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट इसमें दे रखा है फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ रिजिम, मतलब पूरे टैक्स होंगे, कोई पार्ट इसमें एग्जम्प्ट नहीं होगा। दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। देखिए दोस्तों एंटरटेनमेंट अलाउंस में भी दो चीजें थी, आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो ही डिडक्शन मिलेगी, वो भी कितनी? एक्चुअल अमाउंट सिर्फ 5000 और 1/5 ऑफ द बेसिक पे या 20% ऑफ द बेसिक पे, याद आ रहा है? बट अगर यही एंटरटेनमेंट अलाउंस किसी प्राइवेट एम्प्लॉय को मिला है तो क्या एग्जम्प्ट होता है? नहीं होता, फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर अलाउंसेस को कौन से हेडिंग में पढ़ रहे हैं? फुल्ली टैक्सेबल। तो जब मैं फुल्ली टैक्सेबल की बात कर रहा हूं इट मींस मैं प्राइवेट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं कि यदि एक प्राइवेट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, नथिंग विल बी एग्जम्प्ट। सेकंड है आपका डीएनएस अलाउंस। आप जानते हैं अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें डीए की कोई हमें डिडक्शंस वगैरह नहीं मिली है, बल्कि डीए हमारी सैलरी का एक पार्ट है और वो हमेशा टैक्सेबल किया जाता है। तो डीएनएस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता जो मिलता है वो पूरी तरीके से क्या होता है? टैक्सेबल होता है। थर्ड पॉइंट है आपका ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस का मतलब होता है कि जब आपका जो समय निर्धारित किया गया है उस निर्धारित समय से अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, जिसको बोलते हैं ओवर टाइम चार्जेस या ओवर टाइम अलाउंस। तो जब आप ज्यादा टाइम के लिए रुकते हो, अपने निर्धारित समय से ज्यादा काम करते हो, तो आपको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, वो पूरी तरीके से क्या होता है? टैक्सेबल होता है। इसके बाद है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। देखिए क्या होता है मेडिकल अलाउंस? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि तुम्हें अगर कल को कुछ हो जाए तो हम तुम्हें कुछ एक फिक्स अमाउंट हर महीने या साल में एक बार हम तुम्हें देते रहेंगे, तो वो तुम्हारा कहलाएगा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, कोई चीज इसमें एग्जम्प्ट नहीं होती, पूरा पार्ट क्या होता है आपका? टैक्सेबल होता है। इसके बाद है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंस का मतलब क्या होता है? जब एक एम्प्लॉय की आप पोस्टिंग दूसरी सिटी में कर देते हो, सेम शहर में डिफरेंट सिटीज़ हैं। जैसे अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो भारत में सबसे बड़ा लैंड एक्विजिशन किसके पास है? किस राज्य के पास है? राजस्थान के पास है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसके अंदर कई सारे जिले आते हैं, कई सारी सिटीज़ आती हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की आती है। तो उत्तर प्रदेश में कई सारे जिले हैं, मतलब उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, उसमें कई सारे सिटीज़ हैं। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ कानपुर में, मेरी पोस्टिंग थी कानपुर। अब कानपुर से उठाकर मुझे डाल दिया गया है किसी और सिटी में, जबकि है वो उत्तर प्रदेश के ही अंदर। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के ही अंदर मान लीजिए आपका कन्नौज सिटी है, कन्नौज, तो कानपुर से आपको कन्नौज में डाल दिया गया, तो है तो उत्तर प्रदेश लेकिन सिटी डिफरेंट होगी। तो सिटी डिफरेंट होने से क्या होता है, या चलिए लखनऊ से कानपुर डाल दिया गया, तो इससे होता यह कि महंगाई का असर पड़ता है।
कहीं ना कहीं महंगाई कम या ज़्यादा होती है, तो उस महंगाई के असर को कंपनसेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको क्या दे सकता है, आपको दे सकता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। मतलब अगर एक एम्प्लॉयर ने आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया है 1000 रुपीज़ पर मंथ, साल का हो गया 12,000, तो ये 12,000 मेरी पूरी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी मुझे एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। इसीलिए हेडिंग आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हेडिंग में फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ रीजन, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आपका टैक्स हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है इंटीरियम अलाउंस। इंटीरियम अलाउंस का मतलब होता है, इंटीरियम का मतलब होता है बीच में, अगर एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में कहीं भी बीच में आपको एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है तो वो क्या रहेगा, आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। इसके बाद है सर्वेंट अलाउंस। यदि एम्प्लॉयर ने आपको क्या दिया, पैसा दिया, और वो किस पर्पस के लिए दिया कि तुम सर्वेंट, एक नौकर रख लेना अपने साथ, तो ये फुल्ली क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। इसके बाद है प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस का मतलब होता है कि जब आप एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहां पर आपको एक स्पेशल टास्क दिया गया है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको छोटे मोटे कुछ खर्चे हो रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर से आपको वो पैसा मिला है, उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट अलाउंस आर इंक्लूडेड इन द पार्ट्स ऑफ सैलरी एंड इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, राइट। फिर आता है आपका टिफिन, लंच और डिनर अलाउंसेस। ये क्या होता है कि जिस वक्त आप काम कर रहे हो तो उस वक्त आपके एम्प्लॉयर से अगर आपको कोई पैसा मिलता है कि जाओ बाहर से चाय पियाओ, जाओ बाहर से छोले भटूरे खा के आ जाओ, ये लो लंच अलाउंस ले जाओ, मतलब पैसा दिया जा रहा है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ये तुम्हारी सैलरी का पार्ट बन जाएगा और सैलरी में ऐड होकर टैक्स कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला है एनी अदर कैश अलाउंस। इन सबको छोड़ के अगर किसी और नाम से भी कोई कैश अलाउंस मिला है, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। फिर आता है आपका वार्डन अलाउंस। वार्डन अलाउंस का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर अगर आपको वो भेजते हैं तो उसमें कई सारे वार्ड्स वगैरह होते हैं, तो उसे हम वार्डन अलाउंस का नाम देते हैं, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसके बाद आपका आता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, कि मैं एक सीए हूँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जाता हूँ, वहाँ पर मैं बताता हूँ कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मुझे जॉब की ज़रूरत है। उन्होंने कहा हाँ हमको भी एक सीए की ज़रूरत है, लेकिन शिवम में ऐसा है कि आपको ना अपना सीओपी हमारे पास सबमिट करवाना पड़ेगा। सीओपी का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं मार्केट में सीए की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, इस बात के लिए आईसीएआई मुझे क्या देता है, सर्टिफिकेट देता है। आईसीएआई मुझे क्या देता है, सर्टिफिकेट देता है। अब आईसीआई ने मुझे वो सर्टिफिकेट दिया ताकि मैं मार्केट में प्रैक्टिस कर पाऊँ, तो मैंने मेरे मन में ऐसा सोचा हुआ था कि जब मैं सीए बन जाऊँगा तो मैं रिलायंस में काम करूँगा। सुबह 10 से 5 की शिफ्ट होती है, 5 बजे मैं घर आके अपना खुद का एक दफ्तर खोलूँगा, 5 बजे आके अपना खुद का एक दफ्तर खोलूंगा जिसमें मैं मेरे क्लाइंट्स को पर्सनली हैंडल करूंगा, पर्सनली उन्हें डील करूंगा और उन्हें बताऊंगा आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं उनको भी सर्विसेज दूंगा। रिलायंस ये चाहता है कि मेरे यहाँ पर जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे यहाँ काम करें, वो किसी और को अपनी सर्विसेज ना दे, क्योंकि रिलायंस की पॉलिसी ये बोलती है कि अगर वो सीए कहीं और इंगेज होगा तो उसका पूरा फोकस कहीं और हो सकता है, वो पूरा फोकस रिलायंस को नहीं देगा। तो रिलायंस इस बात के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देती है। रिलायंस कहती है शिवम क्योंकि तुम हमारे पर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किए जाओगे तो ऐसे में तुम अपना सीओपी हमको दे दो जब तक तुम यहाँ जॉब कर रहे हो। इट मीन्स तुम मार्केट में कहीं और प्रैक्टिस मत करना, तुम मार्केट में कहीं अपना खुद का काम धंधा साइड बाय साइड मत करना, क्योंकि इससे माइंड डाइवर्ट होता है। हम इस बात के लिए तुम्हें इस काम को करने से रोक रहे हैं, हम तुम्हें 20,000 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा देंगे। तो जो वो 20,000 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा दिया गया दैट इज नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, वो मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा और ये पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा। तो अभी जितने अलाउंस पड़ रहे हैं वो कौन से, फुल्ली टैक्सेबल वाले अलाउंस है। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉय अदर देन ब्लाइंड, डीफ, डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। देखिए अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो और आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो भाई साहब ये पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यही ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है जो मेंटली इल है, फिजिकली डिसबैलेंस है, तो ऐसे एम्प्लॉय के केस में वो चीज़ माफ हो जाती है सर्टेन लिमिट के अंदर। बट अभी हम बात कर रहे हैं जो ठीक ठाक एम्प्लॉय है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं शरीर से और दिमाग से, तो उन एम्प्लॉय को यदि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। तो अभी हमने जितने भी पार्ट पढ़े दैट इज फुल्ली टैक्सेबल वाले पार्ट। तो फुल्ली टैक्सेबल में क्या कहते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इंटीरियम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन, लंच, डिनर अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉय अदर देन ब्लाइंड, डीफ, डम, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। ठीक है, चलिए आपको बात समझ आई है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। अब सेकंड कैटेगरी क्या आ गई, फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बट पार्टली एग्जम्प्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम। मतलब ये है कि अगर आप सेक्शन 115 बीएसी के अकॉर्डिंग न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग टैक्स देते हो तो पूरा टैक्स होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टैक्स हो जाएगा। बट अगर आप पुराने वाले सिस्टम से टैक्स देते हो, अपना ऑप्शनल टैक्स रिजिम से अगर टैक्स देते हो, यानी आपने सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट नहीं किया है बल्कि उससे निकलने की कोशिश करो, सेक्शन 115 बीएसी क्लॉज 1A से निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में आपको हम कुछ एग्जाम्पशन दे देंगे। सर नहीं समझ आया, फिर से दोबारा बताओ ना प्लीज़। जो सेकंड वाली कॉलम देख रहे हो ना, उसका मतलब समझो क्या है। सेकंड वाले कॉलम का मतलब है कि अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम फॉलो किया है तो ये डिडक्शन पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ये सारे अलाउंस आपके लिए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल, कोई आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। बट यदि आपने ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो किया है तो हम आपको कुछ डिडक्शंस दे देंगे, पूरा टैक्स नहीं करेंगे। अब हम उन अलाउंसेस की बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या है ना, हमने अलाउंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। दो कैटेगरी कौन सी है, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 क्लॉज ए, ठीक है 13A। तो ये क्या है, ये आज हम पढ़ेंगे। वैसे एचआरए का मतलब क्या होता है मैं आज डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ये तो मुझे पढ़ाने से इसको स्किप कर दो। दूसरा आपके पास स्पेशल अलाउंस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। स्पेशल अलाउंसेस में ना ये जो अलाउंस आपको दे रखे हैं इनको छोड़ के बाकी सभी क्या हो जाते हैं आपके पूरी तरीके से एग्जम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनको छोड़ के मैं इस कैटेगरी को अभी नहीं पढ़ा रहा हूं बिकॉज मुझे इसको बहुत डिटेल में पढ़ाना है, तो अभी मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा अपना ना आपका, तो अभी इसको छोड़ दो। अगले वाले हेडिंग पर आओ, अगले वाले कॉलम पर आओ। अगले वाले कॉलम में देखा है फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम, मतलब अब जो हम अलाउंस पढ़ रहे हैं ये पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होंगे यदि असेसी ने पुराना टैक्स रिजिम फॉलो किया हो, यानी उसने न्यू टैक्स रिजिम फॉलो नहीं कर रखा, तो उस केस में ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस। देखिए हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, तो बेसिकली हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट के जज को कोई अलाउंसेस उसके डिपार्टमेंट से उसे मिल रहा है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है, कुछ भी टैक्सेस में नहीं किया था, फुल्ली एग्जम्प्ट है। इसके बाद आपका सैलरी एंड अलाउंसेस पेड टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर यूएनए के द्वारा हमारे किसी एम्प्लॉय को कोई सैलरी या अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, इट विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट, ये पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होंगे। सर ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, देखिए क्या होता है कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा कि हमारे देश में, मतलब देश कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में 195 नेशंस है, यूएन के अकॉर्डिंग देखा है तो 193 नेशंस है। तो इसमें से कई सारे नेशंस ने ना एक ग्रुप बनाया है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। बेसिकली ये अमेरिका की पहल थी कि हमें यूनाइट एक साथ रहकर काम करना चाहिए जिससे वर्ल्ड वॉर वगैरह ना हो, तो अमेरिका ने इस ग्रुप की शुरुआत की थी जिसमें कई सारी कंट्रीज जुड़ती आ रही है। इवन भारत तो उसका एक फाउंडिंग मेंबर भी है, जब ये बनी थी उस वक्त भारत ने इसको ज्वाइन भी किया था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन में क्या होता है ना कि इन लोगों को एकजुट होकर काम करना होता है, तो ये अपने क्या करते हैं बड़े बड़े संस्था खोलती हैं, हेडक्वार्टर्स खोलती है अलग अलग कंट्रीज का। हेडक्वार्टर एक होता है, बाकी रीजनल ऑफिस अलग अलग कंट्रीज में खोलती है। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं ना, अगर उनको कोई एम्प्लॉय, उन एम्प्लॉयज़ को कोई सैलरी अलाउंस मिल रहा है वो और वो भारतीय है, तो उस पर क्या लग जाएगा, पूरी तरीके से एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो वही ये पॉइंट लिखा हुआ है, सैलरी एंड अलाउंसेस पेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज फुल्ली एग्जम्प्ट। थर्ड पॉइंट है सम्पचुअरी अलाउंसेस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। सम्पचुअरी अलाउंसेस का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे अलाउंसेस जो डिफाइंड कर रखे हैं वो भी पूरी तरीके से माफ होंगे, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फ्रिंज बेनिफिट के बारे में। नीचे नोट करके लिखा हुआ है, इन केस 1 and 3 above the respective act provided for such exemption notwithstanding anything contained in the Income Tax Act 1961 case number 2 exemption is provided। देखो ये वाले जो exemptions है ना, ये थोड़ी सी आपको दिक्कत कर सकता है, दिक्कत इन द सेंस कि अभी आपको ये चीज़ क्लियरली समझ नहीं आएगी। एक नीचे और पॉइंट दे रखा है, दैट इज फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर बोथ टैक्स रिजिम। कुछ ऐसे टैक्स रिजिम है जो दोनों के दोनों केस, चाहे कोई से भी रिजिम फॉलो कर लो, दोनों में एग्जम्प्ट होता है। दैट इज अलाउंसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो उसकी पोस्टिंग आउटसाइड इंडिया हुई, मैंने आपको याद है एक बार एम्बेसी वाला एग्जाम्पल दिया था, अगर इंडिया की कोई एम्बेसी बाहर कंट्री में और वहाँ पर हमने अपना एम्प्लॉय भेजा हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो उसको जो भी हम अलाउंसेस वगैरह दे रहे हैं दैट इज फुल्ली एग्जम्प्ट, चाहे वो न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करे चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करे। तो अभी ना मैंने आपको अलाउंसेस का एक ओवरव्यू दिया है, क्या दिया है अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब हम बात करेंगे अपने आज के टॉपिक की, दैट इज हाउस रेंट अलाउंसेस, कि हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, क्योंकि ये ओवरव्यू देना जरूरी था। वैसे इन सभी टॉपिक्स को हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, उनमें से आज हमने पहला टॉपिक उठाया, मतलब अलाउंस की आज हमारे यहाँ पर शुरुआत हो गई है। तो चलिए अलाउंसेस की हम बात करते हैं। अलाउंसेस में सबसे पहला अलाउंस आ गया हमारे पास हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसको क्या बोलते हैं, एचआरए बोलते हैं। अब क्या होता है एचआरए, वो जानते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं चीज़ को। देखिए एचआरए का मतलब ये होता है कि जैसे एक एम्प्लॉयर है, मान लीजिए ये जिसकी फोटो मैं बना रहा हूँ दैट इज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से पूछा, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं घर में रहता हूँ। बोले मैंने कब कहा कि तुम मेट्रो नीचे कटोरे लेकर बैठे हो?
भाई कहाँ रहते हो का मतलब ये है कि तुम अपने खुद के मकान में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो। एम्प्लॉय ने कहा कि सर मैं किराए के मकान में रहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा अपना भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं जॉब की तलाश में नए शहर में आया था। मैं तो कहीं गाँव में रहता हूँ, फिलहाल अभी मैं नई शहर में नई जॉब की तलाश में आया था और मुझे आप जैसा देवता मिला, मैं आपके यहाँ काम करने लगा और आज आप उनसे पूछ रहे हो कि तुम कहाँ रहते हो। तो एम्प्लॉय ने कहा तुम टेंशन मत लो, तुम कहाँ रहते हो पहले ये बताओ। तो एम्प्लॉय ने कहा कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ। तो एम्प्लॉयर की आंखों से आंसू आने लगे। एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम रहते हो तो तुम्हारे ऊपर तो किराए का भी बर्डन आता होगा। तो एम्प्लॉय ने कहा सर क्या करें, ज़िंदगी का नाम ही यही है संघर्ष, जो मैं भी कर रहा हूँ। बोले हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा और तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम कितना रेंट पे करते हो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितना रेंट पे करते हो, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे घर के लिए कुछ पैसे देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे ऊपर जो डेट बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए, तुम्हारा जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अच्छे भावी एम्प्लॉय हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें इस दुख में नहीं देख सकता कि तुम अपनी सैलरी का एक मेजर पोर्शन रेंट के रूप में दे रहे हो। तो इस वजह से मैं तुमको कुछ अलाउंसेस कैश की फॉर्म में देना चाहता हूँ तुम्हारे घर के लिए। तो ऐसे में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देगा, हाउस रेंट अलाउंसेस। एम्प्लॉयर ने बोला कि तुम्हारे घर में रहने के लिए जो तुम्हारा किराया जाता है वो किराया मैं तुमको रिम्बर्स करता रहूँगा। कितना करूँगा ये मैं डिसाइड करूँगा, तुमसे नहीं पूछूंगा। इसी को बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। तो एक एम्प्लॉय के रहने के लिए, सर ये तो आपने झोपड़पट्टी बना दी। अरे भाई जस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए, ठीक है। ये मैं बचपन में बहुत सीनरी टाइप की बनाता था ना, तो मुझे इतनी अच्छी प्रैक्टिस है इसकी बनाने की, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा, ठीक है। तो ये जो घर है, इस घर में एम्प्लॉय रहता है, जितना भी रेंट पे करता है, तो एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं तुम्हें उस घर में रहने के लिए हाउस रेंट दूंगा, हाउस रेंट। और क्योंकि मैं तुम्हें कैश की फॉर्म में दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस बन जाएगा, मतलब HRA बन जाएगा। तुम्हें मैं क्या दे रहा हूँ, कुछ पैसे दे रहा हूँ, उससे अपने घर के अंदर जो भी तुम रेंट वेंट पे करते हो वो तुम पे कर दिया करना। तो दिस इज कॉल्ड HRA। अब HRA क्या है, अब हमने एक सेक्शन नंबर 15 पढ़ा था। सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता था कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है तो ऐसे में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कुछ भी देगा वो सब पार्ट बन जाएगा, किसका, सैलरी का पार्ट बन जाएगा। यानी यहाँ पर तो हमारा सेक्शन नंबर 15 डायरेक्ट होता है। तो एम्प्लॉय बोलता है फिर तो जो तुम मुझे अलाउंस दे रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बट गवर्नमेंट ने कहा देखिए घर के लिए दे रहे हैं, हर इंसान का सपना घर हो अपना, तो गवर्नमेंट ने कहा इस उद्देश्य से हम तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है, ये जो अलाउंसेस है जो पूरा पूरा तुम्हारी सैलरी में ऐड होता है एज पर सेक्शन 15, वो पूरा ऐड नहीं होने देंगे। हम आपको कुछ डिडक्शंस दे देंगे, क्योंकि हम आपको प्रमोट करना चाहते हैं कि आप अपने पैसों को जोड़ जोड़ कर अपने लिए घर खरीदो, किराए के घर में आप ना रहो। हम इस उद्देश्य से आपको एग्जम्पशन देना चाहते हैं। तो पूरा पूरा पार्ट आपका HRA का नहीं होगा, बट इसके लिए ना कुछ कंडीशन है जो एम्प्लॉय के ऊपर चार्जेबल होती हैं। कुछ कंडीशन को अगर एम्प्लॉय फॉलो कर लेता है तो जो HRA मिलता है ना, वो सैलरी का पार्ट पूरा पूरा नहीं बनता, बल्कि उसमें से कुछ आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। बोलो क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब जरा इतने पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस। अब जो एग्जम्पशन मिलती है, मैंने आपको पहले बताया था, एग्जम्पशन का जो सेक्शन है दैट इज 10। एग्जम्पशन का सेक्शन क्या होता है, 10 होता है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रूल 2A के अंदर HRA को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया। डिफाइन किया गया, उसके एग्जम्पशन की बात की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज अ स्पेशल अलाउंस। ये क्या एक तरह का स्पेशल अलाउंस है, स्पेशली ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर टुवर्ड द पेमेंट ऑफ रेंट फॉर रेजिडेंस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के रहने के लिए जो घर है, उस घर के किराया को कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कुछ पैसा दिया जाता है, सो दैट वो अपने घर का किराया भर पाए। उसी को बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। ये एक स्पेशल अलाउंस है जो कि ग्रांट दिया जाता है एम्प्लॉय को, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, ताकि वो पेमेंट कर पाए किसका, रेंट का, जो एम्प्लॉय जिस घर में रह रहा है उसका। बोलो क्लियर है हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। फिर है HRA ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय इज एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ सच एम्प्लॉय एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC क्लॉज 1A। ये बोलता है HRA की जो एग्जम्पशन है ना, वो सबको नहीं मिलेगी, वो सिर्फ मिलेगी जो पुराने टैक्स रिजिम वाले होल्डर्स हैं। अगर उन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किया सेक्शन 115 BAC वाला, तो उनको ये डिडक्शन नहीं दी जाएगी। ये डिडक्शन दी ही उनको जाएगी जो उस स्कीम से ऑप्शनल स्कीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस वाले को मिलेगी। मतलब ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को ही ये डिडक्शन दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कितनी दी जाएगी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको बताता हूं कितनी है। तो यहां पर लिखूंगा एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल
विल बी अवेलेबल लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी इनमें से सबसे कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना जब एग्जाम्पशन देने की बात करती है तो वो सबसे कम वाला पॉइंट उठाती है, और जब टैक्स लेने की बात आएगी ना तो वो हायर उठाएगी। गवर्नमेंट बहुत चालाक है, ठीक है। एग्जाम्पशन विल बी अवेलेबल लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कितना? सबसे पहले मैं एक बार लिखवा रहा हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल से हर चीज समझाऊंगा, ठीक है। पहले सुन लो। पहला है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। नंबर टू है रेंट पेड ओवर 10% ऑफ आरबीएस, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ आरबीएस। आरबीएस मीन्स होता है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। अब ये आरबीएस कैसे निकालता है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। और थर्ड केस होता है 50% ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी और 40% ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। देखिए 50% ऑफ आरबीएस तब माफ होगा जब आप मेट्रोपोलियन सिटी में रहते हो, यानी जिस शहर में मेट्रो चलती है उनकी बात की जा रही है। तो मैं लिखूंगा इन केस ऑफ मेट्रोपोलियन सिटी। और ये जो 40% ऑफ आरबीएस है ये है नॉन मेट्रोपोलियन सिटी, जिसमें मेट्रो नहीं चलती। इन केस ऑफ नॉन मेट्रोपोलियन सिटी। अब ये क्या है, जब तक मैं आपको एग्जांपल नहीं कराऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। तो तीनों में से जो लोअर होगी ना उस पार्ट की हमको मिल जाएगी डिडक्शन, जो भी लोअर होगा इसका तीनों में से, ठीक है। तो अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि तीनों में से लोअर क्या होगा, हम एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एग्जांपल है कि मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और कि आरबीएस का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। आरबीएस का मतलब होता है आपका बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन अगर परसेंटेज की फॉर्म में। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको आरबीएस मिल जाएगी, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी मिल जाएगी। वंस अगेन बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में होगा तो हम उसको आरबीएस मानेंगे, ठीक है। चलिए, और जो चीज़ नहीं है उसको जीरो ले लेना। अब एक क्वेश्चन से हम चीज़ों को समझते हैं, टेंशन मतलब भी सब समझ आएगा धीरे धीरे। अलाउंसेस की तो क्लास अब शुरू हुई है, आज से शुरू है अलाउंस की क्लास, ये आगे 2-3 क्लास तक चलते रहेंगे, ठीक है। तब जाके अलाउंस खत्म होगा, फिर हम करेंगे परक्यूजेट के बारे में। मिस्टर ए is employed in Reliance Industries Limited RIL and getting basic pay of rupees 20,000 per month, getting basic pay 20,000 per month, comma DNS allowance 5,000 पर मंथ, जिसमें से 10% पार्ट जो है वो आपका फॉर्मिंग है। फॉर्मिंग मतलब रिटायरमेंट में जब सैलरी की कंपटीशन होगी ना तो हम डीए पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ उसका 10% लेंगे। और कमीशन आपको दे रखा है, कमीशन है आपका 10% ऑफ टोटल टर्नओवर, 10% ऑफ टोटल टर्नओवर, ठीक है। जो भी आपका टर्नओवर होगा उसका 10% आपका क्या है, कमीशन है। इसके बाद लिखा हुआ है ही रिसीव्ड हाउस रेंट अलाउंसेस एट द रेट, इसको एचआरए मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 10,000 रुपीज पर मंथ। एचआरए कितना मिल रहा है बताइए, 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। एचआरए समझ गए ना, हाउस रेंट अलाउंस इसको इसके एम्प्लॉयर से मिल रहा है। इसके बाद कॉमा करके लिखा हुआ है
द हाउस इज सिचुएटेड, द हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली। जो उसका घर है वो कहाँ पर है? सिचुएटेड दिल्ली में। उसका घर कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली के अंदर है। हो सकता है ऑफिस उसका यूपी में हो सकता है गुड़गांव में, ऑफिस से फर्क नहीं पड़ता, उसका घर कहाँ सिचुएटेड है उससे पता लगाओगे वो मेट्रोपोलिटन सिटी है, नॉन मेट्रोपोलिटन सिटी है। दिल्ली क्या है आपका? मेट्रोपोलिटन सिटी। मेट्रोपोलिटन सिटी में इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 4 सिटीज ही आती है, ओनली 4। ठीक है, कौन कौन सी? तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मेट्रोपोलिटन सिटी के अंदर आती है आपकी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। मतलब वैसे अगर हम देखें तो यूपी के लखनऊ में भी मेट्रो आ चुकी है, बट क्योंकि पूरी यूपी में मेट्रो नहीं है इसलिए यूपी को मेट्रोपोलिटन सिटी का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ किसको दिया गया? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता को मेट्रोपोलिटन सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। हाउस सिचुएटेड है दिल्ली में, मतलब वो जिस किराए के मकान में रह रहा है वो दिल्ली में है। एंड पेड रेंट, वो रेंट पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है? वो रेंट पे कर रहा है ₹18,000 पर मंथ। कितना पे कर रहा है रेंट बताइए? वो रेंट पे कर रहा है 18,000 रुपये पर मंथ का। चलिए भाई ठीक है, 18,000 का रेंट पे कर रहा है। अब आपको ये बताना है कंप्यूट इट्स सैलरी, कंप्यूट इट्स इनकम फ्रॉम सैलरी। करते हैं इसे सॉल्यूशन। ध्यान देना सभी लोग इधर सॉल्यूशन पे। इस क्वेश्चन में इसकी बेसिक पे कितनी बताइए? सर इस क्वेश्चन में इसका जो बेसिक पे है दैट इज 20,000 रुपीज पर मंथ। 20,000 इंटू 12 कितना आया? 2,40,000। कितना आया? 2,40,000। 2,40,000 इसका है आपका बेसिक पे। ठीक है, इसके बाद डीएनएस अलाउंस, डीए कितना है? 5,000 और पूरे साल में 12 महीने तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 60,000। इसके बाद और क्या मिलता है इसको? कमीशन। क्या मिल रहा है इसको? कमीशन मिल रहा है। कमीशन कितना मिल रहा है? 10%। अच्छा मैंने एक चीज देना भूल गया, एज्यूम करो कि जो टर्नओवर है दैट इज 10 lakhs। टर्नओवर कितना बताइए? 10 lakhs है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो कमीशन है वो मिलेगा 10% ऑफ टोटल टर्नओवर, कि जितना भी आपका टोटल टर्नओवर उसका 10% पार्ट क्या होगा? आपका कमीशन होगा। तो अब बताइए टर्नओवर कितनी है? अरे बोलो टर्नओवर कितनी है? सर टर्नओवर है 10 lakhs। तो 10 lakhs का 10% कितना हुआ? 1 lakh। 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। तो इसका कमीशन कितना बना? वैसे मैं लिख देता हूँ 10 lakhs इंटू में 10%, सो दिस कम्स 1 लाख। कितना है ये? 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हाउस रेंट अलाउंस, HRA। अब हमें देखिए HRA कितना मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको HRA मिल रहा है 10,000 रुपये पर मंथ। ये लीजिए 10,000 रुपये पर मंथ, यानी साल का HRA मिलता है उसे 1,20,000। लेकिन मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि HRA जो होता है वो फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं होता, ना ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, बल्कि ये पार्टली एग्जम्प्ट पार्टली टैक्सेबल होता है। सर अब एक बात बताइए, अगर ये होल्डर जो है वो न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करता है तो क्या HRA की डिडक्शन मिलेगी? नो। उस केस में HRA पूरा मैं बाहर लिख दूंगा। और अगर ये हमारा पुराना सिस्टम यूज करता है, वो स्लैब रेट जो 3 थे उनमें से कोई फॉलो करता है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम फॉलो करता है, तो ही इसे डिडक्शन दी जाएगी, वरना इसे डिडक्शन नहीं दी जाएगी। याद रखना ये चीज, ठीक है। तो HRA अभी क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मिस्टर ए है ये अभी अपना ऑप्शनल टैक्स रेजिम को फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शनल टैक्स रेजिम ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि मिस्टर ए कौन सा फॉलो कर रहे हैं? ऑप्शनल टैक्स रेजिम। तो इनको डिडक्शन मिल जाएगी कितनी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की डिडक्शन मिल जाएगी। तो मैं डिडक्शन के लिए ना वर्किंग नोट उधर बना रहा हूँ, डिडक्शन के लिए मैं अपना वर्किंग नोट उस साइड पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। क्या निकाल रहे हैं हम? निकाल रहे हैं एग्जम्पशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस। और मैंने आपको बताया था कि हाउस रेंट अलाउंसेस की जो एग्जम्पशन होती है वो इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उतना पार्ट आपका एग्जम्प्ट होगा, इन तीनों में से जो सबसे कम है। सबसे पहला क्या लिखा बताइए? एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो आप क्या क्वेश्चन में देखकर मुझे बता सकते हैं इनको एक्चुअल HRA कितना मिला है? सर इनको एक्चुअल HRA मिला है 10,000 इंटू 12। 10,000 इंटू 12 मतलब साल का 1,20,000। तो ये लीजिए 1,20,000। सेकेंड
रेंट पेड ओवर 10% ऑफ आरबीएस। टेंशन नहीं लीजिए, अभी मैं पूरी बात समझाऊंगा। रेंट पेड कितना है सर? ये एक्चुअली में इसका जो घर है वो दिल्ली में सिचुएटेड था और रेंट पे करता था 18,000 रुपए पर मंथ। तो अब आप मुझे बताइए 18,000 रुपए पर मंथ है तो साल का कितना हो गया? तो 18,000 इंटू में 12, ये हो गया 2,16,000। रेंट पेड कितना हो गया? 2,16,000। रेंट पेड आ गया 2,16,000, क्योंकि यहाँ लिखा था ना रेंट पेड, तो मैंने लिख दिया 2,16,000। कैसे निकला? 8,000 इंटू 12। आगे क्या लिखा है? 10% ऑफ आरबीएस। आरबीएस मतलब होता है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। आरबीएस कैसे निकालते हैं? आरबीएस निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया था, बेसिक पे डीए के फॉर्मूला और कमीशन परसेंटेज में। तो 10% ऑफ आरबीएस। अब मैं स्टार डाल के यहाँ पर आरबीएस निकाल रहा हूँ, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। इसका फॉर्मूला होता है बेसिक पे डीए का फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन परसेंटेज में। तो अब आप मुझे बताइए बेसिक पे, याद रखना बेसिक पे पूरा मत ले लेना है, 1 महीने का लेना है। अच्छा सुनिए, अगर मैंने यहाँ पर अपना जो रेंट है वो पूरे साल का लिया है, रेंट कितना लिया है? पूरे साल का, तो मुझे एचआरए वगैरह भी क्या लेना पड़ेगा? पूरे साल का ही लेना पड़ेगा। एचआरए वगैरह भी कैसे लेना पड़ेगा बताइए? पूरे साल का लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते पूरे साल का। चलिए अब आप बताओ बेसिक पे ये कितना है? 240। डीएनएस अलाउंस पूरा मत लेना, ये देखिए बेसिक पे आ गया आपका 2,40,000। डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट, भाई वैसे डीए पूरे साल का 60,000 है, बट फॉर्मिंग पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था, फॉर्मिंग पार्ट कितना है उसका? ये देखिए 10% पार्ट ही फॉर्मिंग है। तो 60,000 का 10% कितना हुआ? 6,000। कितना हुआ? 6,000। और कमीशन है परसेंटेज में। अब आप मुझे बताइए कमीशन परसेंटेज में कितनी है? 1,00,000। सर अगर ये पर मंथ में होती कमीशन तो भाई मैं उधर नहीं लेता, मैं आरबीएस के कैलकुलेशन में उसको नहीं लेता, याद रखना, ठीक है? तो कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में होनी चाहिए, दैट इज 1,00,000। तो टोटल कितना आ गया? 3,46,000, 3,46,000 आ गया मेरा आरबीएस। कितना आया? 3,46,000 मेरा आरबीएस आ गया, 3,46,000 आरबीएस आ गया। अब यहां पर क्या था? 10% ऑफ आरबीएस, 3,46,000 का 10% कितना आएगा? 34,600। 34,600। तो 2,16,000 में से 34,600 में माइनस करूंगा, दिस इज 1,81,400। दिस इज 1,81,400। थर्ड पॉइंट क्या है बताइए? 50% ऑफ आरबीएस मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर उसका घर है तो, और 40% ऑफ आरबीएस अगर उसका घर मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है। कहाँ काम करता है ये मैटर नहीं करता, उसका घर कहाँ है मैटर ये करता है। इस केस में द हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, उसका घर कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में। और दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, क्योंकि वहाँ महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि मेट्रो वाली जगहों पर महंगाई ज़्यादा होती है, इसलिए छूट ज़्यादा दी गई है, 50% की दी गई है। और जिन शहरों में मेट्रो नहीं होती वहाँ महंगाई थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए डिडक्शन जो है वो कम दी गई, 40% दी गई। तो घर उसका दिल्ली में सिचुएटेड है, काम वो कहीं भी करे, जॉब कहीं भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर कहाँ है? मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो उसका डिडक्शन मिलेगा 50% ऑफ आरबीएस। 50% ऑफ आरबीएस कितना निकाला था? 3,46,000। तो 3,46,000 का 50% निकालो, 3,46,000 का 50%, ये आ गया 1,73,000, 1,73,000, 1,73,000। अब आप जरा देखकर बताइए, यहाँ पर हमारा 1,20,000, फिर हमारा 1,81,400 और 1,73,000, कौन सा सबसे कम है? सर अगर हम देखें तो सबसे कम हमारा आ रहा है 1,20,000। सबसे कम कितना आ रहा है? 1,20,000। तो हमें 1,20,000 की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। लीजिए भाई, लेस एग्जम्प्ट, ये क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा, थोड़ा सा मैं इधर करके लिखूंगा, लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A रूल 2A के अकॉर्डिंग कम कितना आया? 1,20,000। सर ये तो पूरा एग्जम्प्ट हो गया, और क्या भाई? इन तीनों में से जो सबसे कम है वो लेंगे ना। एक्चुअल एचआरए रिसीव 1,20,000 था, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ आरबीएस निकाला तो रेंट हमने पे किया था 2,60,000 और आरबीएस आया हमारा 3,46,000, वो भी पूरे साल का, तो 1,81,400 आया और 50% ऑफ आरबीएस किया तो 1,73,000 आया। इस बंदे ने रेंट थोड़ा ज़्यादा पे किया है, इस वजह से इसको पूरी एग्जम्पशन मिल गई। आरी बात सुने, अगर रेंट उतना ना पे किया होता ना तो इतनी एग्जम्पशन नहीं आती। तो बताइए एचआरए कितना आ गया? 0। एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। वाह रे वाह, क्या बात है सर, बहुत मज़ा आया। और इन सबको ऐड करके आपको क्या आ जाएगा बताइए? ग्रॉस सैलरी। सर और कुछ नहीं है? अरे जबरदस्ती थोड़ी और कुछ निकाल देंगे, हो गया काम, ठीक है। एचआरए आपको सिखा दिया मैंने। तो 240 प्लस 60,000 प्लस 1,00,000, दिस इज 4 lakhs। दिस इज 4 lakhs। इसमें से माइनस करेंगे सेक्शन 16 क्लॉज 1A
दैट इज कॉल्ड बी अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितनी वो भी, जितनी ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर, तो 50,000 की डिडक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अब कितना बचा, अब बचा हमारे पास 3.5 लाख। तो दिस 3.5 लाख इज कॉल्ड माई नेट सैलरी। मैंने आपको एचआरए के साथ पूरी सैलरी निकालनी सिखा दी। वैसे मुझे मेन जो पार्ट सिखाना था दैट इज एचआरए, मेनली मुझे ये सिखाना था। और मैं उम्मीद करता हूँ इस एग्जांपल से ये जो मैंने यहाँ थ्योरी लिखी है ये आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी। बताओ, एचआरए समझ आया? हाउस रेंट अलाउंस, तो हाउस रेंट अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है? जो भी तीनों में से सबसे कम है। 3 में से सबसे कम का मतलब है, देखिए, पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव, जितना आपको एक्चुअली में एचआरए मिलता है। दूसरा रेंट पेड ओवर 10% ऑफ आरबीएस, जितना आपने रेंट पे किया उसमें से माइनस करेंगे 10% ऑफ आरबीएस। यहाँ पर आरबीएस का मतलब क्या है? बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन अगर परसेंटेज की फॉर्म में तो। और थर्ड है 50% ऑफ आरबीएस अगर आप मेट्रोपोलियन सिटी में, और अगर आप नॉन मेट्रोपोलियन सिटी में तो 40% ऑफ आरबीएस आपका माफ होगा। तीनों में से जो सबसे कम आएगा वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या हो जाएगा? एग्जाम। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 रूल 2A। सर रूल नहीं पढ़ा है आपने, अभी रुको ना, पढ़ा हुआ। एग्जामिनेशन समझ आ गई, अब जरा रूल पढ़ते हैं। ये रहे रूल, नोट करके लिखे हुए रूल्स में। क्या बात सर, हर चीज़ नोट है आपके पास तो, और क्या रेडीमेड माल है? आओ, इवन नोट्स भी तुम्हें रेडीमेड मिल जाएंगे। प्रोटेक्स अड्डा यूट्यूब चैनल ना, सारे चैप्टर्स के, खाली इसके नहीं, सारे चैप्टर के प्रिंट आउट निकलवा लो, नोट्स के सारे अपलोड करके हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जाके देखना एक बार। लिखा हुआ है एग्जम्पशन ऑफ एचआरए इज नॉट अवेलेबल टू एन एसएससी हु लिव्स इन हिज ऑन हाउस और हाउस फॉर विच ही हैज नॉट इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। देखिए, दो चीजें हैं, एचआरए की एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। एचआरए की एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी यदि जिस सिटी में आप रह रहे हो उस सिटी में आपका अपना घर ऑलरेडी है। तो इसका मतलब आप किराए पे कैसे रह सकते हो? अभी मैं ये बोलूं कि मैं दिल्ली के पर्टिकुलरली किसी एक सिटी में रहता हूं और उस सिटी में मेरा अपना घर है और मैं एग्जम्पशन क्लेम करने की वजह से कि मुझे एचआरए में एग्जम्पशन मिल जाए, मैं गवर्नमेंट को बताऊँ, गवर्नमेंट देखो मैं आना बड़े किराए के मकान में रहता हूँ। गवर्नमेंट के ये मिनट, तेरा तो अपना खुद का मकान है उसी सिटी में और तू किराए पे कैसे रहता है? मैं तो सर रहता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं उस घर में ना रहूँ जबकि वो मेरा है। तो गवर्नमेंट चल एचआरए की कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एचआरए की एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए उस सिटी में तुम्हारा घर नहीं होना चाहिए। सर सिटी में घर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे नाम घर नहीं होना चाहिए। भाई नाम की बात नहीं बोलिए, नाम की बात नहीं बोलिए। अब जैसे मान लीजिए यूपी के अंदर राजस्थान ले लो, राजस्थान एक बहुत बड़ा जिला है, उसमें जैसलमेर में मेरा घर है और मैं जोधपुर में काम करता हूँ। जैसलमेर जोधपुर काफ़ी दूर दूर है जबकि है वो एक ही राज्य के अंदर, है वो एक ही राज्य के अंदर। अभी क्या होगा, क्या मैं बार बार इधर से उधर शिफ्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो उसी स्टेट में मेरा मकान भी है और उसी स्टेट में मैं किराए पर रहता हूँ, येस अलाउेबल है, आपको एचआरए की एग्जम्पशन मिल जाएगी। यहाँ पर स्टेट नहीं बोला, सिटी बोला है कि उस सिटी में जहां तुमने एक मकान किराए पे लिया हुआ है उस सिटी में तुम्हारा अपना मकान नहीं चाहिए। मैंने स्टेट नहीं बोला, मैंने शहर बोला है। उस शहर में तुम्हारा दूसरा मकान नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझे? यस सर। और दूसरी बात, मान लो कि तुम जेन्युइनली अपने मकान में नहीं रहते, अपने दोस्त के मकान में रहते हो और दोस्त तुमसे कोई किराया नहीं ले रहा, तो भाई जब दोस्त तुमसे किराया नहीं ले रहा तो एग्जम्पशन क्लेम तुम नहीं कर पाओगे। एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए तुम्हारा एक्चुअली में किराया पे करना जरूरी है। अगर तुम अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रह रहे हो, किसी धर्मशाला में रह रहे हो, कहीं गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद मिल गया वहां पे रहना शुरू कर दिया, तो ऐसे में तुम रेंट नहीं पे करोगे तो एचआरए मिलने के बावजूद तुम्हारा पूरा पार्ट टैक्स कर दिया जाएगा, एग्जम्प्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एग्जम्पशन के लिए रेंट का एक्चुअली में पेड होना जरूरी है। आरे बात सुने, तो वही लिखा हुआ है एग्जम्पशन ऑफ एचआरए इज नॉट अवेलेबल टू एन एसएससी हु लिव्स इन हिज ऑन हाउस। जो अपने खुद के घर में रहता है और कह रहे कि मैं किराए के मकान में रह रहा हूं, उसे एचआरए की एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। और अ हाउस फॉर विच ही हैज नॉट इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट, और एक ऐसा घर जिसमें उसने एक्चुअली में रेंट ही नहीं पे किया तो उसकी एग्जम्पशन उसको नहीं दी जाएगी। बोलो क्लियर? यस सर। अगला नोट पढ़िए, सैलरी फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस से सैलरी का मतलब क्या होता है? ये जो मैंने आरबीएस पढ़ाया था ना, आरबीएस ये देखिए बेसिक पे डी का फॉर्मिंग कमीशन परसेंट, वही नोट में लिखा हुआ है कि इस पर्पस से सैलरी का मतलब है बेसिक पे डीएनएस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब फॉर्मिंग पार्ट, ठीक है, इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब कमीशन तब पर मंथ वाली नहीं, टर्नओवर परसेंटेज वाली, ठीक है। फिर लिखा हुआ रेलेवेंट पीरियड मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग which the said accommodation was occupied by the SSC during the previous year। ये उस टाइम पर एचआरए की एग्जम्पशन मिलेगी जब आप उस पर्टिकुलर ईयर में या पीरियड में कहाँ रहते हो, किराए के मकान में रहते हो। आपको ये एचआरए वाला पूरा पॉइंट समझ आया?
इसको नोट कर लो। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, नोट करिए जल्दी से प्लीज। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से हमारे जो कॉन्सेप्ट एचआरओ को लेकर है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। और इससे अभी जो क्वेश्चन दूंगा ना उससे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी। जो लास्ट क्लास में हमने अपने पास एक कॉन्सेप्ट किया था ना, याद है, वो प्रोविडेंट फंड वाला, वो भी क्लियर हो जाएगा। मैं उसमें ये पॉइंट भी एक डाल दूंगा। क्लियर है। और वैसे मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता ही है ICAI की स्टडी मैट से दे रहा हूँ। ये देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ना, इसकी जो स्टडी मटेरियल है इसी से सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, सो दैट आपकी इसकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, मतलब लेवल काफ़ी हमारा हाई रहेगा। ठीक है, टेंशन मत लो। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करवाऊंगा, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके, और अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, नोट्स वगैरह हमसे ले लेना। ठीक है, और करें एक बार। चलिए, तो क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, जितना अच्छे से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे सोल्यूशन उतनी जल्दी हमसे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर बी इज वर्किंग इन XYZ लिमिटेड। चलिए ठीक है, मिस्टर बी जो है वो XYZ में वर्किंग है, काम करते हैं, और उनकी डिटेल हमें कुछ दे रखी है। जैसे प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर उनकी कुछ डिटेल्स है, और आपको यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो। वैसे हम ग्रॉस नहीं, हम नेट सैलरी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन वगैरह भी हम दे देंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लिखा हुआ है कि बेसिक सैलरी जो है वो 10,000 रुपये प्रति माह, मतलब पर मंथ है। DNS अलाउंस 50% पार्ट जो है वो उसका रिटायरमेंट बेनिफिट है। वैसे DNS अलाउंस मिलता है उसको 8,000 रुपये पर मंथ। कमीशन जो परसेंटेज में दैट इज 0.1%, 1% नहीं है, 0.1% है। ठीक है, इसका टर्नओवर दे रखा है 50 लाख रुपए का। ठीक है भाई, बोनस दे रखा है 40,000 रुपए का, ग्रेचुटी 25,000 रुपीज़ की। हिज ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन इन द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज 20,000 रुपीज़। उसका अपना खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का है? 20,000 रुपए का है। और एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो कितना है? 20% ऑफ हिज बेसिक सैलरी है। और इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड इन द RPF इज 13% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट कितना एक्रू हो रहा है? 13% पर एनम हो रहा है। आगे लिखा हुआ है HRA रिसीव्ड 8,000 रुपीज़ पर मंथ, और रेंट पेड 3,000 रुपीज़ पर मंथ, और उसका जो घर है वो कहाँ पर है? UP में है। आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी, तो लास्ट क्लास की भी रिवीजन हो जाएगी और आज की क्लास की भी हो जाएगी। क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में दे रखा है, बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इससे या तो धज्जियां उड़ जाएंगी कॉन्सेप्ट की, या बिल्कुल सारी चीज़ें आ जाएंगी, दो में से एक काम होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आपके साथ। मतलब सर, अरे कुछ नहीं भाई, सब समझ आ जाएगा, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन है ना आपके सामने, क्वेश्चन को साथ साथ देखते हुए चलना। तो क्या नाम है इसका? मिस्टर बी नाम है, तो हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैलरी इनकम, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर बी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। प्रीवियस ईयर 23-24 है, हमें सैलरी इनकम के ऊपर क्या निकालना? अपना टैक्स निकाल के दिखाना है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? बेसिक पे। ये लीजिए भाई, बेसिक पे। इसको आप बेसिक पे कितना है? सर बेसिक पे इसका 10,000 रुपीज़ पर मंथ। लो भाई, 10,000 रुपीज़ पर मंथ, साल का इंटू 12 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000। इसके बाद हम लेंगे अपने पास DNS अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। बताइए इसको DNS अलाउंस कितना मिल रहा है? सर इसको जो DA मिल रहा है दैट इज़ 50% पार्ट, तो उसका पहले फॉर्मिंग है, मिल रहा है 8,000 रुपये पर मंथ। चलिए भाई, 8,000 इंटू में 12, तो ये आ गया 96,000 रुपीज़, 96,000। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में 0.1% है टर्नओवर का। नीचे टर्नओवर आपको दे रखी है 50 लाख की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कमीशन। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? कमीशन। कमीशन कितना है? कमीशन बोला था टर्नओवर का, टर्नओवर है हमारे पास 50 लाख रुपए, इनटू में 0.01%, तो ये आपका आ जाएगा 5,000, यानी पूरे साल में जो उसको कमीशन मिलेगा दैट इज 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये। इसके बाद आगे क्या दे रखा है? आगे हमको दे रखा है बोनस 40,000 रुपये, फुल्ली टैक्सेबल। ये लीजिए, बोनस हमको कितना दे रखा है? 40,000 रुपये, 40,000 पर एनम है ना? हाँ, 40,000 रुपये पर एनम है। ये लीजिए, 40,000 रुपये हमारा बोनस आ गया। बोनस के आगे क्या है? ग्रेचुटी। सर ग्रेचुटी तो आपने हमें पढ़ाया था पिछली क्लासेस के अंदर कि वो सेक्शन 10(10) के अंदर एग्जम्प्ट होता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए दोस्तों, वो एग्जामिनेशन याद करिए, यही तो गलती आप लोग करेंगे। सुनो ध्यान से,
यहाँ कोई एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली है। सर क्यों, आपने तो पढ़ाया था। दोस्तों जब मैंने पढ़ाया था ध्यान से सुनना उस चीज़ को, ग्रेचुटी तभी एग्जाम्प्ट होती है जब आपको ये ग्रेचुटी का पैसा रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा। याद करो मैंने वो चार्ट वगैरह बनवाए थे कि ग्रेचुटी का पैसा अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो ये फुल्ली बोलो एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिलता है तो टैक्सेबल होता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। बट यदि यही ग्रेचुटी आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलता है तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की। याद आ रही है। तो अभी क्या इसकी रिटायरमेंट हो गई है? क्या कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिटायरमेंट हो रही है नहीं हो रही है? भाई अभी रिटायरमेंट नहीं हुई है, अभी तो ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, उससे पहले ही ग्रेचुटी मिल गया एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, कोई पार्ट उसका एग्जाम्प्ट नहीं हुआ सेक्शन 10(10) के अंदर। ठीक है, तो ग्रेचुटी कितना है इसका 25,000 रुपीज़। लीजिए भाई ग्रेचुटी है इसका 25,000 रुपये, हमने यहाँ लिख दिया 25,000 रुपीज़। इसके बाद और क्या है, इसके बाद है अब आरपीएफ की बात हो रही है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आपको याद है आरपीएफ एक्ट हमारा होता था, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स कमिश्नर क्या करता था, उस पर्टिकुलर प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज कर देता था। तो वो क्या होता था, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हमने पढ़ा था कि उसमें दो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो एम्प्लॉय का होता है और एक एम्प्लॉयर का होता है। हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 12% तक होता है, 12% ऑफ सैलरी, तो वो माफ है। बट 12 के ऊपर अगर होता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। 12 के ऊपर अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और इंटरेस्ट की जब हमने बात की थी तो हमने ये देखा था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दोनों के केस में जो इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों के कंट्रीब्यूशन का, वो 9.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 9.5% से ज़्यादा का ब्याज है तो वो आपके सैलरी हेड के अंदर टैक्स कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयर वाला सैलरी हेड में टैक्स किया जाएगा और एम्प्लॉय वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स किया जाएगा। याद आ रही है, लास्ट क्लास की बात है, हर चीज़ लिंकिंग चेन के हिसाब से चल रही है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में लिखेंगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो चलिए बताइए आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना मिला है? सर इनको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ये लीजिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो पहले मुझे बताओ कि एक्चुअल में कितना कंट्रीब्यूट किया है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। सर एक्चुअली में अगर हम देखें तो यहां लिखा हुआ है कि 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। सर आपने एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात तो नहीं की। भाई एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी तो उसको डिडक्शन मिलेगी टीसी में, सैलरी में थोड़ी आएगी। भाई मेरी सैलरी से पैसा कट रहा है तो क्या मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा? भाई सैलरी में तो वो होता है ना, सेक्शन 15 में आपने पढ़ा था, जो एम्प्लॉयर पे करता है ना। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ है वही तो सैलरी का पार्ट बनेगा, कि मेरा अपना खुद का कंट्रीब्यूशन सैलरी का पार्ट बना दोगे, नहीं ना। चलिए तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अब आप क्वेश्चन में देखकर बताइए बेसिक सैलरी कितनी है। सर बेसिक सैलरी है 10,000 पर मंथ। अब क्योंकि 10,000 पर मंथ है तो साल का कितना हुआ, 1,20,000। 1,20,000 का कितना परसेंट, 20%। तो 1,20,000 का 20% ये आता है आपका 24,000। यानी कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए हैं 24,000 रुपए। ध्यान देना अभी जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं वही मान रहा हूं। क्वेश्चन ने बोला कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। क्वेश्चन में देखिए बेसिक सैलरी कितनी है, 10,000। वो पर मंथ की है, पहले 12 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरे साल की सैलरी आ जाएगी कितनी, 1,20,000। क्योंकि जो पीएफ में पैसे डालते हैं वो तो हर महीने डालते हैं ना, तो इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो अगर पूरे साल की बेसिक सैलरी 1,20,000 है, उसमें से 20% पार्ट एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, इसका मतलब 24,000 रुपये एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आरपीएफ में 12% से ज़्यादा हो तो वो टैक्सेबल हो जाता है। इन्होंने तो 20 किया, यानी 8% पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा लेस एग्जम्प्ट एट द रेट 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी। अब यहां पर मैं निकालूंगा 12% सैलरी का। सैलरी का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन परसेंटेज में। सर आपने यहां क्यों नहीं किया था वो चीज़, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था 20% बेसिक सैलरी का उसने किया है सिर्फ कंट्रीब्यूट। बट जब एग्जाम्पशन की बात आएगी तो जो हमने सैलरी को डिफाइन किया था उतने की एग्जाम्पशन मिलेगी। तो सैलरी मीन्स यहां पर क्या होता है, बेसिक पे डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये 50% है, यानी जो 96,000 है इसका आधा कर दो तो ये आपका जाएगा 48,000, 48,000। और आपका कमीशन कितना है, कमीशन पूरा परसेंटेज में दैट इज 5,000। तो इसका ले लेंगे हम 12%। तो अब आप निकालिए 1,20,000 प्लस 48,000 प्लस 5,000 का 12%, दिस इज 20,760, 20,000
760 हमारा एग्जाम्प्ट हो गया, बचा वो पार्ट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे हम 24,000, माइनस कर देंगे 24,000, 3240 इज टैक्सेबल। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना टैक्सेबल होगा? 3240, कितना? 3240। बताइए समझ में आया? ये हमने क्या किया, जितना एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था उसमें से माइनस कर दिया 12%। सर 12% क्यों माइनस किया? मैंने आपको पहले ही बोला था 12% सैलरी नहीं मानिए, 12 के ऊपर जो एम्प्लॉयर लगाएगा वो सैलरी का पार्ट बनेगा। तो 12 के ऊपर कितना था? 8%। आप चाहते तो सीधा इसका 8% निकालते तो ये आता 3240। करके देख लो चाहो तो। दूसरा तरीका भी है, सीधा आप ये देखिए कि आपको 12% माफ करना है ना, 12%, तो टैक्सेबल कितना होगा? सिर्फ 8% हो तो 8% भी निकाल सकते हो, लेकिन वो तब होगा जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी उसी अकॉर्डिंग हो, उसने भी उसी सैलरी को कंसीडर किया हो तब। अरे छोड़ो, ये समझ आया ना? ठीक है, आगे चलो। इसके बाद आपको और क्या दे रखा है? सर और हमको इंटरेस्ट दे रखा है। चलिए इंटरेस्ट की भी बात करते हैं। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट एक्रू ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। सर इंटरेस्ट तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के कंट्रीब्यूशन पे आया होगा ना। देखिए जो एम्प्लॉय वाला इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा ना, वो अगर टैक्स होगा तो वो अदर सोर्स में जाएगा। अगर वो टैक्स भी होगा तो अदर सोर्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एम्प्लॉय का खुद के साथ थोड़ी होता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉय ने पैसा आपका डाला है उस पर आपको ब्याज मिला है, वो आपके सैलरी हेड में जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? इंटरेस्ट एक्रू ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आप ये बताइए कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन पर क्या मिलेगा? उसको ब्याज मिलेगा। किस रेट से मिलेगा? ये मिलेगा 13%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना मिला ब्याज? 13,000। यानी कि यहां पर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है 13% से, और 13% से करने के बाद हमें कितना अमाउंट मिला? 13,000 रुपए। इसका मतलब मुझे ये समझ आता है कि 13% का ब्याज 13,000 आ रहा है, इसका मतलब 1% का ब्याज 1,000 होगा। इसका मतलब 1% का ब्याज 1,000 होगा। और मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि ब्याज के केस में 9.5%, लास्ट क्लास याद करो दोस्तों, प्लीज लास्ट क्लास याद करो, 9.5% तक के ब्याज पे कोई टैक्स नहीं होता था। 9.5 के बाद वो आपका सैलरी का पार्ट बन जाता था। याद है मैंने बताया था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज यदि 9.5% तक मिला है तो वो एग्जाम्प्ट है। 9.5 के ऊपर मिला है तो वो सैलरी हेड में टैक्स हो जाएगा, एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन। बल्कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट अदर सोर्स में जाएगा। तो 9.5% इसमें से लेस कर देंगे, लेस एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%। तो अब हम 9.5% कैसे निकालेंगे? देखिए 13,000 जो था वो 13% को रिप्रेजेंट करता था। इसका मतलब 1% कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 1,000 को। तो 9.5% कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 9,500 को। तो इसमें से 9,500 माइनस कर दो, बचा वो पार्ट आपका टैक्स करके सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो 13,000 माइनस 9,500, दिस इज 3,500, दिस इज ₹3,500। देखिए अभी तक तो एचआरए का पार्ट ही नहीं है, अभी तक तो वो पार्ट है जैसे जो हमें लास्ट क्लास में करना चाहिए था, बट उसकी भी रिवीजन साथ के साथ हो रही है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? प्लीज बताइए, क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब आते हैं एचआरए वाले पॉइंट पे। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एचआरए जो है वो इसको मिल रहा है 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जबकि एक्चुअल में रेंट कितना पे कर रही है? 3,000 रुपये पे कर रहा है। और इसका घर कहाँ पर है? यूपी में। ऑफिस कहाँ है? ये मैटर नहीं करता। घर कहाँ पर है? ये मैटर करता है। उसके हिसाब से मेट्रोपोलियन और नॉन मेट्रोपोलियन आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे हम? एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। अब आप बताइए इसको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला? सर इसको हाउस रेंट अलाउंस मिला है 8,000 रुपये पर मंथ। 8,000 रुपये पर मंथ मल्टीप्लाई 12 कर दो तो कितना हुआ? 96,000 रुपीज। तो मैं यहां पर लिख देता हूँ 8,000 इंटू में 12, दैट इज 96,000। इसमें से क्या होगा? कुछ पार्ट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट आपका एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A रूल 2A के अकॉर्डिंग। कितना एग्जाम्प्ट होगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में पहला पॉइंट क्या था? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। एक्चुअली में एचआरए कितना मिला है? सर 96,000। दूसरा पार्ट था रेंट पेड, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ RBS रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। रेंट कितना पे कर रहे हैं? सर रेंट एक्चुअली में पे कर रहे हैं 3,000 रुपये पर मंथ। तो साल का 3,000 इंटू 12 करो कितना आएगा? 36,000। 36,000 10% ऑफ RBS। यहां पर RBS निकालेंगे। RBS कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। बेसिक सैलरी 1,20,000, DA का फॉर्मिंग 48,000 क्योंकि 50% है ना, तो 96,000 को 50% कर दो, प्लस कमीशन परसेंटेज में दैट इज 5,000। ये आपका आ जाएगा RBS एक तरह से
1,20,000 प्लस 48,000 प्लस 5,000, ये आ गया 1,73,000। 1,73,000 इसका मतलब है कि 36,000, 1,73,000 का 10% कितना है? 17,300। इसका 10% कितना है? 17,300 में से माइनस कर दें 36,000, ये आपका गया 18,700। और तीसरा पॉइंट था 50% ऑफ आरबीएस इन केस ऑफ मेट्रोपोलियन सिटी एंड 40% ऑफ आरबीएस इन केस ऑफ नॉन मेट्रोपोलियन सिटी। ये कहाँ रहता है बताइए? इसका घर कहाँ पर है? सर इसका घर उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। यूपी इज़ अ नॉन मेट्रोपोलियन सिटी। वैसे अगर मैं सच बताऊं, यूपी के अंदर, लखनऊ के अंदर मेट्रो आ चुकी है, काफ़ी टाइम से है, बट अभी इसको मेट्रोपोलियन सिटी नहीं माना गया बिकॉज पूरी यूपी में अभी कवरेज नहीं हुई है। यूपी के कुछ जिलों के अंदर या कुछ सिटीज़ के अंदर ही मेट्रो है, सब जगह यूपी में मेट्रो नहीं है, इसीलिए यूपी इज़ अ नॉन मेट्रोपोलियन सिटी। और नॉन मेट्रोपोलियन सिटी में कितना माफ होता था? 40% ऑफ आरबीएस। 40% ऑफ आरबीएस, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 40% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। 40% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, तो मैं निकालूंगा 40% ऑफ आरबीएस। यानी आरबीएस कितना था? सर आरबीएस था 140 प्लस 48,000 प्लस 5,000, दिस इज 1,73,000। आरबीएस कितना था? 1,73,000। उसका निकाल दो 40%, दिस इज 69,200। कितना? 69,200 रुपीज़ हमारा आरबीएस आ गया। ठीक है, 40% ऑफ आरबीएस आ गया। 96,000, 18,700 और 69,200 सबसे कम क्या है? सर सबसे कम 18,700 है। तो इतने की तुम्हें एग्जाम्पशन मिल जाएगी, 18,700 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। बचा वो पार्ट आपका टैक्स हो जाएगा। तो 96,000 में से 18,700 माइनस कर दो, दिस इज 77,300। एचआरए का भी आ गया। अब आप बताइए, आपको एचआरए समझ में आया? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास, लास्ट क्लास की हो गई और आज की क्लास का एचआरए भी आ गया। इन सबको ऐड करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? हमारा ग्रॉस सैलरी। क्या मिल जाएगा? ग्रॉस सैलरी। इसमें से अगर मैं सेक्शन 16 क्लॉज 1A का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे मिल जाएगी मेरी नेट सैलरी। क्वेश्चन ने वैसे हमसे ग्रॉस सैलरी डिमांड की, बट स्टिल हम नेट सैलरी निकाल रहे हैं ताकि हमको और चीज़ क्लियर हो जाए। सर आप इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स माइनस नहीं करो। अरे जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो कैसे माइनस कर दे? और दूसरा तो एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट को मिलता नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब एक बार इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 1,20,000 प्लस 96,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 3240 प्लस 3500 प्लस 77,300, ये आपका आ गया 3,70,040। 3,70,040। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट है। 1,20,000, 96,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 3240 प्लस 3,500 प्लस 77,300, दिस इज 3,70,040 में से माइनस कर देंगे 50,000, तो 3,20,040। 3,20,040 ये हमारी आ गई नेट सैलरी। ये आ गई हमारी नेट सैलरी। तो बताओ, ये सोल्यूशन आपको समझ आया? इसमें कोई डाउट? मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अपने पास ये क्वेश्चन करके अपना एचआरए पार्ट को और भी ज़्यादा बिल्डअप कर लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको एचआरए बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट? ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास के लिए अभी इतना ही रखते हैं। लेक्चर के नोट्स चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे कई और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, आप पहले उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी अपनी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन, जिस पर हम फ्यूचर में और भी कोर्सेस अपलोड करेंगे, हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं आती है, हम वहाँ भी कई सारी चीज़ों को पब्लिश करते हैं, तो आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जो इकोनॉमिक्स ईजी के नाम से, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।